धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। 1 वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, अतिथि सत्संगी मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदूरिया सर, Vineet Gaur ji, he's a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए कर्नल राजीव अग्रवाल जी। पॉजिटिव टॉक्स चल रही थी यूएस और ईरान के बीच में, एंड देन अचानक से जैसे ही मोदी जी का प्लेन टेक ऑफ करता है इजराइल से, तैसे ही चीजें बदल जाती हैं। ऐसा 12 घंटे के अंतराल में, मैं बोलूंगी 24 घंटे के अंतराल में क्या हो गया कि जो टॉक्स चल रही थी वो इमीडिएटली वॉर में कन्वर्ट हो गई। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी सर। थैंक यू गायत्री जी सर, ऐसा क्या हुआ कि जहां पर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेकर बात चल रही थी, and then they were like, the talks are positive, the things are going well, ट्रम्प की तरफ से भी स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा था, एंड देन अचानक से 48 आवर्स का अल्टीमेटम हुआ, एंड देन बूम बूम बूम। क्या हुआ सर वहां पे? गायत्री, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये अचानक क्या हो गया और इन 48 घंटों में क्या सर्कमस्टांसेस बदल गए कि उनको जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करना पड़ा इजराइल और यूएस को। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, जो बदला था वो पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ बदला था, ना कि नेगेटिव मोमेंटम की तरफ। और मोदी जी की आपने बताई इजराइल की विजिट, तो मोदी जी की इजराइल विजिट 25 और 26 जनवरी को थी, बट उसके बाद 27 फरवरी को, और 27 फरवरी को जेनेवा में यूएस और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी, जो कि ओमान मीडिएट कर रहा था, उसका फीडबैक आया था। और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद वेस्टर्न मीडिया टीवी चैनल्स पे जाके बताया था कि जो अब ईरान ऑफर कर रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड कंसेशंस हैं, और इसके बाद किसी भी हालत में टेक्निकली, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली ईरान कभी भी भविष्य में न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा। तो क्या थे ये कंसेशन, मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। इसके बारे में मैंने लिखा भी था, जो मैंने आर्टिकल युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद लिखा था, कि ईरान ने कहा कि सबसे पहली बात तो जो 400 केजी का जो उसके पास 60% एनरिच यूरेनियम है, वो उसको डाइल्यूट कर देगा अप टू द मिनिमम परमिसिबल लिमिट, तो वो पूरा स्टॉक पाइल खत्म हो जाएगा। दूसरी बात उसने क्या कही कि आगे आने वाले समय में जितना वो यूरेनियम इनरिच करेगा उसको यूज करेगा और स्टॉक पाइलिंग नहीं होगी। तो ये नहीं कि आपने 100 केजी यूरेनियम इनरिच किया, उसमें से आपने 50-60 केजी जो है सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज किया, चाहे हेल्थ के लिए, चाहे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और 40 केजी आपने स्टॉक पाइल कर लिया, तो स्टॉक पाइलिंग बिल्कुल नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो भी IAEA बताएगा हमें मिनिमम एनरिचमेंट लेवल जो कि परमिसिबल है, हम उसी परमिसिबल लिमिट के अनुसार एनरिच करेंगे। और लास्ट बात थी उन्होंने जो कही, जो पहले भी वो करा चुके हैं 2009 से जब से उनके थे, कि IAEA जिस प्रकार की मॉनिटरिंग चाहेगा, जिस प्रकार का सुपरविजन चाहेगा हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, उसको ग्रांट किया जाएगा। अब इन चारों चीज़ों का जो निष्कर्ष निकाल के जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने टीवी पे बताया, वो ये निकला कि अगर ये चारों कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो किसी भी हालत में न्यूक्लियर वेपन तो ईरान कभी बना ही नहीं पाएगा। और यहीं पे जो है युद्ध के कारण बन गए, जो कि आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि भाई अगर न्यूक्लियर टॉक्स पॉजिटिव थी तो युद्ध क्यों हो गया। क्योंकि इजराइल के लिए, यूएस से ज़्यादा इजराइल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है, वो सिर्फ एक डायमेंशन है उनके जो परसीव्ड थ्रेट है उनके लिए, जिसको वो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। दो चीज़ें हैं जो इजराइल को बिल्कुल नामंजूर थी। पहली, जो ईरान का रेजीम है वहाँ पे, जो अयतुल्ला खमेनी का रेजीम है, जो पिछले 47 साल से 1979 से वहाँ पे चल रहा है, जो कि इजराइल के काफ़ी खिलाफ है। कई बार डेथ टू इजराइल और
इस तरह के भी कमेंट्स आते रहते हैं। प्लस दूसरी चीज थी ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ईरान का दुनिया के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में सबसे आधुनिक में से माना जाता है, और उसकी जो रेंज और उसकी जो क्षमता है वो इजराइल के लिए एक खतरा है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इजराइल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम के ही बराबर थी, अगर ज़्यादा नहीं थी। तो जिस प्रकार से ये बात हुई तो इजराइल को बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर ये अगले हफ्ते वियना में टेक्निकल टॉक्स की तरफ बातें चढ़ जाती हैं तो हो सकता है जो युद्ध के आसार हम देख रहे थे वो डिसिपेट हो जाएं। और यहाँ पे मैं आपको पिछले साल वाली बात पे ले जाना चाहता हूँ, जो जून 2025 में 12 डे वॉर हुआ था। उस टाइम क्या हुआ था, 15 जून को यूएस और ईरान के बीच में 5वें राउंड की टॉक्स होनी थी, और दोनों साइड से जो संदेश आ रहे थे वो क्या आ रहे थे कि भाई काफी कन्वर्जेंस है और हो सकता है कि एक पोटेंशियल डील की तरफ हम बढ़ने लगे। और हुआ क्या नतीजा, 15 तारीख को टॉक्स होनी थी, 13 तारीख को इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया। तो पिछले साल जो जून में हुआ था और आज जो अब चीज चल रहा है, ये बिल्कुल एक तरह से मिरर इमेज है जो कि इस लड़ाई की है। और इससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम एक सिर्फ बोगी था जिसके ऊपर लड़ाई छिड़नी थी। मेन चीजें हैं जो बाकी दो हैं, बिकॉज अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम होता तो ये लड़ाई नहीं छिड़नी थी। सो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स वाला जो मेन एक और आ गया था, दैट एडिशनल वन ज्यादा भारी पड़ गया था उनके लिए। बट इसके साथ एक चीज और भी थी ना सर, इवन इफ दे डोंट डेवलप द न्यूक्लियर वेपन्स, हमास, हिजबुल्लाह, हाउथीज, इनका होना हमेशा इसराइल के एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट रहा है। नो मैटर उन्होंने कितना खत्म करने की कोशिश की, वो खत्म नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और इस समय 7 अक्टूबर जो हमास ने टेरर अटैक किया था, विदाउट डाउट और विदाउट एनी डिस्कशन ये सबसे बुरा और डास्टर्डली टेरर अटैक था, जिसको कि कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। और इजराइल ने जो स्टेप्स लिए उसके बाद हमास के अगेंस्ट, जो उसने गाजा में लड़ाई छेड़ी, हिजबुल्लाह को ख़त्म किया, सीरिया में असद को ख़त्म किया, ये इसने अपने सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए किया, जिसका उसका पूरा राइट था। और आज की तारीख में गाजा में सीज फायर हो गया है। हमास के बचे कुचे जो थोड़े बहुत कार्डर्स हैं और जो थोड़ी बड़ी कैपेबिलिटी है वो गाजा में है, बट वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है इजराइल के लिए आज की तारीख में। प्लस इजराइल ने जिस प्रकार से 53% या 50% गाजा स्ट्रिप को अभी भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, और उन्होंने बोला है जब तक कि हमास पूरी तरह डीमिलिटराइज या डिसआर्म नहीं हो जाएगा और इंटरनेशनल फोर्स गाजा में डिप्लॉय नहीं हो जाएगी, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हिजबुल्लाह को उन्होंने बिल्कुल उसकी कैपेबिलिटी ख़त्म कर दी है, और उसको जो है जो एक लाइन थी जैसे लितनी रिवर है वहाँ पे, उस लाइन के नॉर्थवर्ड भेज दिया है। तो नॉर्थ में भी इजराइल के ऊपर जो खतरा था वो ख़त्म हो गया है। सीरिया में असद के गिरने से जो ईरान का इन्फ्लुएंस सीरिया पे था और सीरिया के थ्रू जो इजराइल पे खतरा बना रहता था वो ख़त्म हो गया है। तो इजराइल ने पिछले 2 साल में बहुत हद तक इन खतरों को ख़त्म किया है। और अगर आप इजराइल के व्यू पॉइंट से देखें तो पिछले 70 साल में इस तरह की फेवरेबल सिक्योरिटी सिचुएशन उसके लिए कभी नहीं रही है। तो इन हालात में, और उसके बाद आप दूसरी बात देखिए, जून 2025 में पिछले साल 12 डे वॉर के बाद ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। उसके चारों न्यूक्लियर साइट जो थी, फोर्डो, नतांज, इस्फहान, इन सब के ऊपर GBU-57 बंकर बस्टिंग बॉम्ब गिराए थे यूएस ने, और बिल्कुल उनके अनुसार न्यूक्लियर प्रोग्राम को बर्बाद कर दिया था, ओब्लिटरेट कर दिया था। तो इसके बाद आपको इस समय क्या ज़रूरत थी इस तरह की लड़ाई छेड़ने की, और उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और आप उनको कैसे अचीव करेंगे, ये सब चीज़ें जो हैं अभी हम लोग सब सोच के इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है कि भाई फाइनली आप चाहते क्या हो। क्या आप एक स्टैंड ऑफ वेपन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, एरियल स्ट्राइक्स के द्वारा, मिसाइल स्ट्राइक्स के द्वारा, असैसिनेशंस के द्वारा रेजिम चेंज कर सकते हो? अगर आंसर येस है तो आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है। अगर आप कहते हो नहीं, हम सिर्फ इन अटैक्स के द्वारा रेजिम को इतना कमज़ोर कर देंगे कि लोग सड़कों पे उतर आएँ और कहें रेजिम चेंज करना है, या फिर कोई एक ऑल्टरनेट लीडरशिप उभर के आ जाए वहाँ पे जो रेजिम को टेक ओवर कर ले, या फिर ईरान की IRGC और आर्मी और पुलिस जो है रेजिम के खिलाफ हो जाएं और वो लोगों के साथ सड़कों पर उतर आएं, जैसा कि इजिप्ट में हुआ था 2011 में, तो मैं मान सकता हूं कि भाई आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है। बट
अभी जिस तरह से हालात 2 दिन में चले हैं और जिस प्रकार से लड़ाई डेवलप होती दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि आप इन स्ट्रैटेजी के द्वारा जो हम देख रहे हैं इजराइल और यूएस की, आप अपने ऑब्जेक्टिव जो रजीम चेंज है उसको आप सफल कर पाओगे। सर अब वन कंट्री वर्सेस मेनी हो गया, आई थिंक एटलीस्ट हाफ अ डजन कंट्रीज तो हो ही गए। सऊदी हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, यूएस इजराइल ऑलरेडी था। ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 12 countries are there versus one Iran. Where are we seeing this war going ahead? ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं और इसीलिए मैं आपके शो में आने से पहले कुछ लिख रहा था अपने पॉइंट्स। तो ये अब लड़ाई हो गई है बिटवीन वन पार्टी एंड द अदर सेट ऑफ पार्टीज, जिसकी की एसिमेट्रिक मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं। ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज इजराइल और यूएस के मुकाबले बिल्कुल ही कम है। उनका एयर और मिसाइल डिफेंस बिल्कुल ज़ीरो है और इजराइल और यूएस के एयरक्राफ्ट बिना किसी ऑब्स्टिकल के, बिना किसी थ्रेट के, ऑलमोस्ट जैसे हम मिलिट्री की भाषा में कहते हैं एयर सुपीरियरिटी के वातावरण में घूम रहे हैं। तो ईरानियन डिफेंस बिल्कुल ना के बराबर हैं उनके अटैक्स को रोकने के लिए। तो ईरान की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है इजराइल और यूएस की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी के मुकाबले बिल्कुल ज़ीरो है या बिल्कुल ही मिनिमम है। हाउएवर ईरान को ये पहले से मालूम था, ये तो है नहीं कि युद्ध एकदम से हो गया, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से इसके आसार बन रहे थे। तो उन्हें मालूम है कि एयर और मिसाइल के द्वारा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज आने वाला है। आईआरजीसी का कल आपने देखा पूरा का पूरा हेडक्वार्टर उड़ा दिया। तेहरान के कई जगहों में उन्होंने डैमेज किया है। एक प्रोविंस है जंजान जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, जिसके बारे में बाकी लोग, बहुत से लोग जानते नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने एयर स्ट्राइक किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ईरान के मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स और स्टोरेज फैसिलिटी थी, तो अगर उसको बर्बाद करने से मिसाइल की, बैलिस्टिक मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है वो ईरान की कम होती है। तो ईरान को मालूम है कि इस प्रकार का बहुत डैमेज आएगा। एसिमेट्रिक क्या है? ईरान को ऑल्सो मालूम है कि जब वो मिसाइल फायर करेगा, एयरफोर्स तो है नहीं ईरान के पास, द ओनली थिंग दैट ईरान कैन डू इज फायर बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन्स। और ईरान को यह भी मालूम है कि 90 से 95% मिसाइल और ड्रोन उसके इंटरसेप्ट होंगे। जो इजराइल की एयरडोम है, एरो 1, 2, 3 मिसाइल हैं, और जो यूएस के द्वारा एक पूरी एयर एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड, जो थार्ड जिसे कहते हैं, जिसमें पैट्रियट मिसाइल वगैरह सब हैं, उसको उन्होंने बना रखा है। बट ईरान को ये भी मालूम है कि जो 5% मिसाइल उसके इस शील्ड को भेद के उन टारगेट्स पे पहुंचेंगे, वो उतना इफेक्ट कर देंगे जिससे कि उसके युद्ध के एम अचीव हो जाएं। अभी आपने शायद देखा होगा कल या परसों नहीं, कल जेरूसलम के एक नेबरहुड में एक उनका ईरान का मिसाइल गिरा था और उसके मिसाइल के गिरने से पूरा का पूरा नेबरहुड नस्ता नाबूद हो गया था। जो यूएस के बेसिस के ऊपर ईरान के मिसाइल और ड्रोन गिरे हैं, उसमें ऑफिशियली अभी तक डिक्लेयर किया कि 3 यूएस सोल्जर्स ऑलरेडी मर चुके हैं और बहुत सारे घायल हो गए हैं। और आपको इस बात से समझ आ जाएगा कि उनकी थ्रेशोल्ड कितनी लो है इजराइल और यूएस की, कि ट्रंप ने पब्लिकली डिक्लेयर किया है कि मैं इन तीन यूएस सोल्जर्स की डेथ का बदला लूंगा, जबकि ईरान में 100 हजारों की तादाद में सोल्जर्स भी मरेंगे और सिविलियंस भी मरेंगे। तो जहां पे एक थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डैमेज या एब्जॉर्व करने की जो ताकत है, उसका जब मुकाबला आता है, तो आप देखेंगे कि ईरान और इजराइल और यूएस में एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज है। मिलिट्री कैपेबिलिटीज में इजराइल और यूएस बहुत आगे है, बट टू एब्जॉर्ब डैमेज एंड एब्जॉर्ब कैपेबिलिटीज में ईरान की क्षमता बहुत ज़्यादा है और यूएस और इजराइल की क्षमता मेरे हिसाब से बहुत लो है। सर क्या खमेनी के डेथ के बाद में जो इनका रिजीम चेंज ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल होगा? तो गायत्री जी, ये देखिए, ये एक ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को हटाते हैं ताकि आप एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकें, एक लैक ऑफ लीडरशिप क्रिएट कर सकें, ताकि दूसरा जो एडवर्सरी है आपका वो अपने आप ही ढह जाए और सरेंडर कर जाए। ये हमने लीबिया में देखा था जब आपने गद्दाफी को हटा दिया था, इराक में देखा था जब सदाम हुसैन को हटा दिया था, सीरिया में आप असाद के जाते ही पूरा का पूरा सीरिया क्रम्बल कर गया था। तो ये तब होता है
माफ कीजिएगा, ये तब होता है जब जो पूरे रेजीम है वो एक सेंट्रल स्ट्रॉन्ग ऑटोक्रेटिक लीडर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ईरान अनफॉर्चुनेटली फॉर द वेस्ट लाइक यूएस एंड इजराइल इस तरह के स्ट्रक्चर में नहीं है। उनकी हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी बहुत ही इंटरवोवन और बहुत ही लेयर्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल लीडरशिप है। एक तरफ आपका गार्जियन काउंसिल है, एक तरफ आपका असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है, प्रेसिडेंट आपका अलग है, आईआरजीसी एक पैरेलल मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो कि ईरानियन आर्मी से बिल्कुल अलग है, एंड उन सब के ऊपर है आपका एक सुप्रीम लीडर। तो अगर आप एक रंग ऑफ लीडरशिप को हटा भी देते हैं, सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप हमेशा ईरान जैसे स्ट्रक्चर में आ जाती है। और ये हमने पिछले साल भी देखा था, जब जून में लड़ाई छिड़ी थी तो पहली रात ही उन्होंने अटैक के साथ साथ बहुत सारी लीडरशिप को उड़ा दिया था। खमेनी को पिछली बार नहीं किया था, बट आईआरजीसी कमांडर को, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ को, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस बार भी उन्होंने यही किया है, बट इस बार उन्होंने खमेनी को भी हटा दिया है। अब खमेनी को हटाने से शायद ये सोचा जा रहा था कि भाई इस खमेनी के हाथ में ही पूरी पावर थी और खमेनी के हटाते सब कुछ क्रम्बल कर जाएगा। हुआ क्या है, विद इन अ फ्यू आवर्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक सेक्शन 111 उन्होंने एक इंटरिम लीडरशिप काउंसिल अनाउंस कर दिया है, जिसमें कि एक गार्जियन काउंसिल के क्लरिक हैं अराफी, उनको रखा है, प्रेसिडेंट को रखा है और हेड ऑफ जुडिशरी को रखा है। आईआरजीसी कमांडर को आपने असैसिनेट किया, दूसरा आईआरजीसी कमांडर नियुक्त हो गया है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को असैसिनेट किया, दूसरा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस आ गया है। और खासकर खमेनी का जो आपने सवाल पूछा उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि खमेनी सिर्फ एक सुप्रीम लीडर या पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एक शिया सेक्ट के बहुत बड़े स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर थे। और इसलिए खमेनी के डेथ अनाउंस होते ही आपने विश्व भर में देखा है, इवन इंडिया में, लखनऊ में, कारगिल में, श्रीनगर में हमारे यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं, बट पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में कई जगह तो वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए हैं। यूएस एम्बेसीज के ऊपर अटैक भी किया है लोगों ने जाके। क्यों? क्योंकि उसकी अक्रॉस मतलब मोर देन द लीडरशिप ऑफ ईरान एज अ नेशन, उसकी एक बहुत बड़ी वॉइस थी, बहुत बड़ी एक स्टेटस थी। मैं अगर सलाह देने वाला होता इजराइल और यूएस को, तो मैं ये कहता कि खमेनी को छोड़ के बाकी उसके दाएं बाएं जितनी भी पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडरशिप है उसको आप खत्म कर दीजिए। खमेनी जब 86 ईयर ओल्ड अकेला खड़ा रह जाएगा और उसके दाएं बाएं सब खत्म होना शुरू हो जाएगा, वो अपने आप पैरों पे आ खमेनी को हटा के आपने रजीम को और स्ट्रॉन्ग करने की ताकत दे दी है, ना कि वीक करने की। और स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि नीचे के जितने भी लोग हैं वो सब यूनाइट हो गए। नो मैटर व्हाट डिफरेंसेस वुड हैव बीन देयर, क्योंकि यूएस ने बहुत लोगों को खरीदने की कोशिश की थी सब बीच में। कई लोगों के बच्चे शायद यूएस में भी पढ़ते हैं, उनको भी अपनी साइड लाने की कोशिश की थी, बट वो अब उल्टा पड़ गया है। अब क्या है कि अब जितने भी लोग हैं वो यूनाइट हो चुके हैं। एंड इनफैक्ट जो न्यूज आ रही है कि जूनियर खमीनी ने कई लोगों को, ऑब्वियसली अटैक्स चल रहे हैं बीच में, कई लोगों को साइलेंटली चुपचाप असैसिनेट कर दिया है, who they felt as a threat or being moles in the government। उनको भी साइलेंटली, बहुत सीक्रेटली और बहुत साइलेंटली काम करती है ईरानियन गवर्नमेंट। जी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये जब दिसंबर जनवरी में प्रोटेस्ट हुए थे तो इनिशियली प्रोटेस्ट किसके ऊपर शुरू हुए थे? इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। जो रियाल की वैल्यू थी डॉलर के अगेंस्ट बहुत ही डाउन हो गई थी। आई थिंक 1.4 मिलियन रियाल पे $1 आपको मिलना शुरू हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही थी और वाटर शॉर्टेजेस हुई थी अगस्त से लेकर दिसंबर तक। बट हुआ क्या, जब 28 दिसंबर को प्रोटेस्ट शुरू हुए तो इनिशियली 6 या 7 जनवरी तक प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक थे, इंटरनल थे और पीसफुल थे। लेकिन उन प्रोटेस्ट के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स और जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के द्वारा एक तरह से उसको इग्नाइट करने की कोशिश की गई कि ये प्रोटेस्ट अब रजीम चेंज की तरफ बढ़ जाएं। और उसके जब ये पता चला और इसके इनपुट्स ईरानियन रजीम को पता चले तो ऑब्वियसली हम सब ने देखा उन्होंने किस प्रकार से ब्रूटल क्रैकडाउन किया। कोई कहता है 6,000 मारे गए, कोई कहता है 12,000 मारे गए, कोई कहता है 32,000 मारे गए। और जैसा आप कह रही हैं कि बहुत सीक्रेटिव होता है उनका सिस्टम, पूरी खबर कभी निकल के नहीं आती, तो उन्होंने उसको क्रैकडाउन किया है। और इस बार भी जो आप कह रहे हैं कि इंटरनल डिसेंट और इंटरनल लीकेज जो है ईरान में, उन पूरी लीडरशिप को भी मालूम है। पिछले साल के असैसिनेशन भी हुए थे। अगर आपको याद हो 2024 में इस्माइल हानिया जो हमास का लीडर है, वो आया हुआ था ईरान में जब
ये प्रेसिडेंट पेजेश्कियां का इनॉग्रेशन होना था, उसको ओवरनाइट वहां पे तेहरान में मारा गया था। तो ईरान में ये ईरानियन लीडरशिप को भी मालूम है कि उनके इंटरनल सिस्टम में बहुत लीकेजेस हैं और बहुत मोल्स हैं, और ये 20 साल से चल रहा है। इजरायली और यूएस इंटेलिजेंस ने 20, 25, 30 साल से अपने जो एजेंट्स हैं उनको उनके सिस्टम के अंदर इम्बेड किया हुआ है। जो कल एक्स प्रेसिडेंट मारे गए ईरान के अहमदनेजाद, उन्होंने जो है जून के 12 डे वॉर के बाद एक इंटरव्यू में बताया था कि मोसाद और यूएस के इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ ईरानियन इंटेलिजेंस ने एक सेल खड़ा किया था, ताकि वो सेल पूरे इन्वेस्टिगेट कर सके और मालूम कर सके कहाँ कहाँ पे उनमें लीकेज है। और मजेदार बात क्या निकली, उस सेल का जो हेड बनाया गया था वो खुद मोसाद का एजेंट निकला। Interesting. So Iran knows, and Iran has been penetrated very deeply as far as intelligence networks are concerned. तो वो तो जूनियर खमेनी का जो आप कह रही हैं कि ढूंढा जा रहा है और उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, वो तो एक वाजिब सी बात है और ऑब्वियसली होना ही था। और उसके बावजूद बहुत सारे इंटेलिजेंस गैप्स फिर भी इनके रहेंगे जब तक ये इस तरह का सिस्टम चलेगा। सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अब क्या सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो भी जी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ये ईरान के लिए नहीं है, ये यूएस और इजराइल के नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहली बार, धमकियां बहुत बार दी गई हैं, बट पहली बार ऑफिशियली अनऑफिशियली क्लोज हो रही है। और आज कहते हैं जब मार्केट खुलेंगे तो डॉलर के अगेंस्ट जो ऑयल का रेट है वो पता चलेगा कि कितना इफेक्ट हुआ है, क्योंकि $100 पर बैरल तक आ गया है सर। दिस इज हाँ। सो ये परसों जब लड़ाई छिड़ी थी और ईरानियन IRGC ने VHF नेटवर्क पे बताया था शिप्स को कि भाई आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ना जाएं। मेरे ख्याल से अभी तक के जो इनपुट हैं, 3 टैंकर्स पे ऑलरेडी फायरिंग हो चुकी है और उनको ऑयल टैंकर्स को बर्बाद किया जा चुका है। तो आप ये देखिए, अगर आपके दर्शकों के वेस्ट एशिया का मैप हो, पूरा जो ट्रेड एंड ऑयल सप्लाई है वो सिर्फ 2 ही रूट से आता है। एक आता है रेड सी के द्वारा, सुएज कैनाल के द्वारा, और दूसरा जो मैक्सिमम ग्लोब का या वर्ल्ड का 20 से 30% ऑयल और LNG आता है, वो आता है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाती है और रेड सी में जो हुतीज ने, जो यमन में है, उन्होंने उसको बंद करने का दावा किया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये देखिए, आप जो मैप दिखा रहे हैं बहुत अच्छा डिपिक्शन है, किस प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड और ऑयल ट्रेड पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर अब किसी भी ऑयल टैंकर या किसी भी तरह की शिप को आना है तो उसे फिर दोबारा साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होके आना पड़ेगा, जिससे पेनल्टी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मेनी एफिलेटेड कॉस्ट लाइक इंश्योरेंस एक्सेट्रा बढ़ जाती है। जहां तक इंडिया का सवाल है, आपको मालूम है, हम सबको मालूम है, दर्शकों को मालूम है कि इंडिया 70 to 80% जो हमारी ऑयल और गैस की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। और मैक्सिमम इंपोर्ट्स कहाँ से आते हैं? गल्फ रीजन से आते हैं। रशिया से हमने वैसे ही यूएस के दबाव में आके ऑयल लेने से जो है धीरे धीरे उसको कम कर दिया है। हमारे पास जैसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, जो मैंने जितना पढ़ा है वो है करीब 22 से 30 दिन की। उसमें से कुछ ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि यूएई के साथ जो हमारे एग्रीमेंट हुआ था 2018 में, उसके अंतर्गत ग्राउंड पे अंडरग्राउंड टैवर्न्स में है इंडिया के अंदर, और कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लोटिंग ऑयल रिजर्व, जो कि ऑयल टैंकर्स पे अरेबियन सी में रहते हैं और जरूरत के अनुसार वो पोर्ट्स पे आते हैं और उसको ऑफलोड करते हैं। तो 22 से 23 दिन का ही हमारे पास ऑयल है। दूसरी चीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से क्या है, जिसका कि आपने अभी जिक्र भी किया था, फ्राइडे को ऑयल का प्राइस था $72 और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि आज ऑयल हो सकता है 100 हो जाए, और अगर लड़ाई बढ़ती जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर्स नहीं आ पाए तो वो ऑयल का रेट हो सकता है $112 या $120 भी पड़ जाए। जहां तक मुझे मालूम है, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, बट जहां तक मुझे मालूम है, इंडिया की थ्रेशोल्ड लेवल जहां पे कि बजट इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है, इकोनॉमी इम्पैक्ट होनी शुरू हो जाती है इंडिया की, वो है $86 या $90। तो जैसे ही ऑयल का रेट $100, $112, $120 पड़ेगा, हमारी पूरी जो बजट की सिचुएशन है, इक्वेशन है, वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात है, इसी के साथ भी हर चीज रिलेटेड होती है, रुपी टू डॉलर रेट भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा।
ऑलरेडी 99 रुपए पे पहुंचा हुआ था, हो सकता है ये और 2-4 रुपए इसकी डीवैल्यू हो जाए। सो ये सारी चीज़ों से हमारे ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है। और ये हमने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और एनर्जी सिक्योरिटी की बात की। हम ये भूल रहे हैं कि 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग हमारे उस रीजन में रहते हैं। ईरान में और इजराइल में तो सिर्फ 10,000 या 20,000 लोग हैं, जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, बट बाकी गल्फ रीजन में तो 9 मिलियन लोग हैं। यूएई में हमारे 35 लाख हैं, सऊदी अरेबिया में हमारे 30 लाख हैं, कुवैत में हमारे 30 या 25 लाख लोग हैं। और हमने देखा है कि ईरान ने इस बार लड़ाई के स्कोप को इतना एक्सपेंड कर दिया कि आपने गिनाया था 12 देश, सारे के सारे गल्फ कंट्रीज इस दायरे में आ गए हैं। ऑल्दो ईरान ने कहा है कि हम सिर्फ यूएस के मिलिट्री बेसिस और उनके टारगेट्स को टारगेट कर रहे हैं, बट लड़ाई में जो है कोलैटरल डैमेज होता है। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये भी इस समय बहुत बड़ी पॉइंट ऑफ कंसर्न होगी कि किस तरह हम अपने सिटीजन्स की सेफ्टी को इंश्योर करें और किस तरह जो एक वनरेबल या क्रिटिकल एरियाज में है उनको सेफर एरियाज में पहुंचाया जा सके। मेरे ख्याल से जो कल रात में देख रहा था, प्राइम मिनिस्टर जैसे ही तमिलनाडु से वापस आए थे, 10 बजे या 10:30 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग भी होनी थी, तो वो मीटिंग भी हुई होगी और उसमें कुछ ना कुछ इस बारे में, चाहे ऑयल प्राइसेस के बारे में, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, या फिर लोगों की सेफ्टी के बारे में भी डिस्कस किया गया हो। सर, आप मेंशन कर रहे थे कि हाँ, ये जो आपने शिपिंग का सर मेंशन किया, आई एम सो सॉरी, शिपिंग का सर जो आपने मेंशन किया, वहां पे जो कंपनीज जो इंश्योरेंस करती हैं, दे हैव आल्सो स्टार्टेड मसल फ्लेक्सिंग। वो कह रहे हैं कि भैया रेट बढ़ाओ और अब हम हर शिप को लेकर पहले पूरी स्क्रूटनी करेंगे और उसके बाद करेंगे। मर्क्स व्हिच इज द लार्जेस्ट कंटेनर, जो लार्जेस्ट कंटेनर्स लेकर चलते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो शिपिंग के बादशाह है मैं कहूंगी, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी सारी शिप्स को जाने से रोक दिया। मतलब अब इसका सो वही आज जब बातचीत चल रही थी तो मैं कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि ऑफिशियली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाए। आपने एक जनरल मैसेज दे दिया है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप शिप्स को ना अप्लाई करें क्योंकि आपके ऊपर खतरा है। 3 या 4 ऑयल टैंकर्स के ऊपर आपने फायरिंग कर दिया, मिसाइल या ड्रोन ठोक दिए, जिसकी वजह से वो टैंकर्स बिल्कुल डीकैप्चुरेट हो गए, बर्बाद हो गए हैं और वहाँ से क्रू को बच के भागना पड़ा है। इससे ज़्यादा मैसेजिंग की ज़रूरत ही नहीं है। और मर्क्स ने, अगर जो लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी, उसने ऑपरेशंस अपने बंद कर दिए हैं, शिप्स को टर्न अराउंड करा दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है कई गुना बढ़ गया है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि विदाउट ऑफिशियली माइनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, विदाउट ऑफिशियली ब्लॉकिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थ्रू मिलिट्री मीन्स, आपने ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। और इसका असर, जैसे मैंने कहा, पूरी दुनिया पे पड़ेगा, बिकॉज पूरी दुनिया की 30% ऑयल की सप्लाई जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाती है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स को याद दिलाना चाहूंगी 14-15 मार्च की बहुत लिमिटेड सीट्स रह गई, जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। पासेस आप जब क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको वेबसाइट पे लेकर जाएगा thealternativemedia.com, जहां से आप पासेस को रजिस्टर कर सकते हैं। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश और वो इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं, हमारी मदद सहायता करना चाहते हैं, वो दिए हुए नंबर और क्यूआर कोड पे हमें डोनेट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू। थैंक यू।